program is brought to you by Sky Plus Multimedia Network. नमस्कार, मैं कलाम अजनबी और आप देख रहे हैं स्काई प्लस न्यूज़। स्काई प्लस न्यूज़ के इस एपिसोड में आप तमाम नाजरीन का, व्यूवर्स का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर। तारिक अनवर ने कहा, अडानी और अंबानी की नज़र अब कृषि पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, कटिहार के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री तारिक अनवर ने कटिहार और बंगाल के 3 दिवसीय भ्रमण के अंतिम दिन अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। देश भर में हो रहे किसान आंदोलन एवं केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून का विरोध जताते हुए कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून न तो किसान के हित में है, न ही देश हित में, इसलिए इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश उद्योगपतियों के हाथ में चला गया, कालाबाजारी करने वालों पर से अंकुश हटा लिया गया, सरकार का भंडारण पर, कीमत पर और ख़रीद पर कोई नियंत्रण नहीं है। देश में अनाज का व्यापार लगभग 40 लाख करोड़ का है। हवाई जहाज़, सड़क और रैक पर नज़र रखने वाले अडानी और अंबानी की नज़र अब कृषि के 40 लाख करोड़ के मुनाफे पर है। तारिक अनवर ने बढ़ते हुए तेल के कीमतों पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे किसान और मध्यवर्गीय लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में विपक्ष को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोग देशद्रोही और आतंकवादी कहलाते हैं। केंद्र सरकार को जनता की किसी भी समस्या से कोई लेना देना नहीं। तारिक अनवर ने रेलवे किराए में वृद्धि पर चिंता जताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कटिहार। जो बड़े बड़े उद्योगपति और चोरबाजारी करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग, उनको लाभ इससे मिलने वाला है, क्योंकि हर चीज़ पर से अंकुश हटा दिया गया। इस पूरे कानून में आप भंडारण पर कोई नियंत्रण नहीं है, जितना चाहे आप भंडारण कर सकते हैं। कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है, खरीद पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए की गई हैं ताकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो 40 लाख का, आपको पता होगा कि जो अनाज का व्यापार है हमारे देश में, वो लगभग 40 लाख करोड़ का है। तो अभी तक तो अडानी जी, अंबानी जी, उनकी नज़र रेल पर थी, हवाई जहाज़ पर थी और सड़क पर थी और दूसरी चीज़ों पर थी। लेकिन अब उनको लगता है कि ये जो 40 लाख करोड़ का जो मुनाफा है या धंधा है, इसको कैसे उस पर हथियाया जाए, कैसे उस पर। सर, पेट्रोल और डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है। लेकिन ये भी एक गंभीर बात है। प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने यही कहा था कि भारत सरकार की गलत नीति के कारण दाम बढ़ा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जो कीमतें बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा था कि हम तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है उससे देश की जो कीमत उसको जोड़ने का काम हमने किया है। तो जब अगर वहाँ घटेगा तो यहाँ भी घटेगा, वहाँ बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा। लगातार तेल की कीमत घटती गई, हम लोगों ने देखा, और उसके बावजूद भी कीमत घटाई नहीं गई। और एक सच भी हमारे अपने पड़ोसी देशों को भी देखिए और पूरे देश, पूरी दुनिया को देखिए, कहीं भी तेल की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी तेल की कीमत आज भारत में है। और शायद इसलिए है कि भारत के लोग खामोशी से उस बोझ को बर्दाश्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ये सोच रहे हैं कि कोई विरोध नहीं इस बात का हो रहा है, इसलिए इस काम को करते जाओ। गरीबों के इसका बोझ जो है, ये जो कीमत बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल का, ये सीधे सीधे जो
उसको कह सकते हैं मध्य वर्ग के लोग, किसान, ये वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन उससे प्रभावित हो रहा है, और हमारा जितना भी माल की जो ढुलाई होती है वो ट्रांसपोर्टेशन से होती है, और जब ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ेगी तो कीमत भी बढ़ेगी। और यही कारण है कि आज जो महंगाई है वो अपने चरम सीमा पर है, लेकिन केंद्र सरकार को इसका ज़रा भी एहसास नहीं। विपक्ष की कोई भूमिका है कि नहीं है? विपक्ष तो पूरी तरह चुप है इसमें। नहीं, देखिए, विपक्ष को तो जिस प्रकार से विकास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष को कोई विश्वास में नहीं लिया जाना है। ये पहली सरकार है, हालांकि हमें याद है कि अच्छी तरह से कि जब हम लोग की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तो हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष को बुलाया जाता था। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ करती थी, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहते थे और उनसे राय लेते थे कि इस मुद्दे पर क्या करना चाहिए। लेकिन ये पहली सरकार है जो विपक्ष को विश्वास में नहीं लेती। इनका ये मानना है कि हमको एक बार देश की जनता ने बहुमत दे दिया, अब हमें किसी से पूछने की ज़रूरत है, किसी से बात करने की ज़रूरत है। विपक्ष की आवाज़ को पार्लियामेंट के अंदर भी दबाया जा रहा है और बाहर भी दबाने की कोशिश है। आप देख रहे होंगे कि आज ही हम अखबार में पढ़ रहे थे कि 6300 देशद्रोही का मुकदमा लोगों पर चलाया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाने की कोशिश की प्रधानमंत्री से या जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ, जिसने भी सवाल उठाया या तो देशद्रोही हो गया या उस पर ऐसे मुकदमे दर्ज कर दिए गए जिसमें वो उसकी आवाज़ दब गई। और इसके साथ साथ जो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, देखिए एक एक करके सभी नेताओं के खिलाफ या तो इनकम टैक्स का छापा पड़ा या और क्या होता है ईडी का छापा पड़ा, सीबीआई का छापा पड़ा। ऐसी तमाम मिशनरी का इस्तेमाल किया गया ताकि विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाए। हम दबा देंगे, हमारी आवाज़ को दबा देंगे या विपक्ष की आवाज़ को दबा देंगे, तो ये संभव नहीं है। सरकार को उनके आगे झुकना पड़ेगा। अभी जो बजट होता है वो इसी तरह का बजट होता है, दिखावा ज़रूर होता है, उसमें लोगों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश होती है। अब इसलिए हमको नहीं लगता है कि बिहार का बजट कोई बहुत इसको कहा जाता है कि लोगों के और आम लोगों के पक्ष में होगा या उनके। बिहार के साथ सीमांचल की राजनीति को गहराई से देखें, उद्योग विस्तार की बात बार बार हो रहा है, क्या संभावना है कि इस बार उद्योग पर कुछ संभावना है, क्या लगता है? देखिए, पिछले 15 साल 16 साल हो गए ना आपको, अब 16 साल से नीतीश जी को शासन करने का मौका मिला। हमको लगता है कि बिहार के ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं श्री बाबू के बाद, जिनको इतने लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री, सालों में कितना उद्योग हमारे देश में लगा, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। कहा यह गया था कि अब ये कृषि प्रधान राज्य है, उस हैसियत से यहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम तेज़ी से किया जाएगा, खेती पर आधारित उद्योग लगाए जाएंगे। लेकिन 16 साल में कुछ भी नहीं। जो भी इंडस्ट्री थी, चीनी उद्योग था हमारे यहाँ, लगभग समाप्त हो चुका है। कागज़ का मिल था, वो ख़त्म हो चुका है। तो आप जितनी चीज़ों को देखिएगा उठा के एक एक करके, वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, उसमें कोई जोड़ने का काम इन्होंने नहीं किया 16 साल। रेल का भाड़ा जरूर बढ़ गया। आप देख ही रहे कि रेल में जितनी भी सुविधाएं थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि अब देखिए, जिस सरकार की ये नियत हो कि हमको हर चीज़ बेचना है, हर चीज़ उसका निजीकरण होना है, उसको बड़े बड़े उद्योगपति को देना है। बंगाल चुनाव में कांग्रेस सरेंडर हो गया, इस तरह की चर्चा है, किस तरह से देखते हैं बंगाल चुनाव में क्या स्थिति होगा? बंगाल में आपको शायद जानकारी होगी कि कांग्रेस वहाँ दूसरे नंबर की पार्टी है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी वहाँ विपक्षी दल नहीं है, तो हम वामपंथी मोर्चे के साथ हमारा गठबंधन है। पिछली बार भी हम लोगों को 44 सीट आई थी और वामपंथी को 29 सीट आई थी, तो 30 सीट तो आई थी। उस समय भी बहुत बातें कही जा रही थी।
कई समस्याओं से ग्रसित है बसलगांव पंचायत के कई वार्ड। कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत बसलगांव पंचायत के तहत वार्ड नंबर 11 चकलामुनि गांव के वार्ड सदस्य आमिना बेगम के प्रतिनिधि शाहजहां ने बताया कि पंचायत के मुखिया संजीव कुमार दास ने 5 वर्षों में पंचायत के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। शाहजहां ने बताया कि 5 वर्षों में 7 निश्चय योजना के तहत पंचायत के सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर काम हुआ। वार्ड नंबर 11 में 5 सड़कें बनाई गई। उन्होंने बताया कि वार्ड में शौचालय का काम पूर्ण नहीं हुआ, आने वाले दिनों में शौचालय का काम भी कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड में जल जमाव की समस्या है, इस पर काम नहीं हुआ है। चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। जल नल योजना का काम भी इस वार्ड में नहीं हुआ है। 5 वर्षों के क्रियाकलाप पर उन्होंने कहा कि हमने पूरी कोशिश की है कि हर सुख दुख में हम जनता के साथ रहें। जनता अगर फिर से चुनती है तो हम बचे हुए कार्यों को पूरा करेंगे। बारसोई से अताउल्लाह की रिपोर्ट। पत्नी है जी, वार्ड मेंबर है। क्या नाम है उनका? आमीना बेगम। आप उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बोल रहे हैं। जी सर। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पंचायत में बहुत सारी योजनाएं सरकार की आई हैं, वो कहाँ तक धरातल पर कहाँ तक जो है सो वो कामयाब रही? ज़्यादातर से कामयाब हम लोग का 7 निश्चय बहुत बढ़िया से काम हुआ है और कोशिश किया है हम लोग कि और बढ़िया से बढ़िया काम हो। मुखिया जी हम लोग का काम किया पूरा। कितना नंबर वार्ड है आपका? 11 नंबर है सर। कितनी सड़कें बनाई हैं आपने अपने वार्ड में? सर सड़कें हम लोग, मेरा तो 2 गांव से एक वार्ड पड़ता है, तो उस पार में हमने 2 3 4 1 5 6 गो बनाए हैं सर। 6 सड़कें आपने बनाई हैं। जिसमें इसके अलावा नाला वगैरह भी बनाए? नहीं, नाला का पैसा नहीं हुआ सर। सिर्फ सड़क आपने जी, बनाई? इसमें से भी 2-4 गली हम लोग का अभी तक ऐसे बढ़ा हुआ है क्योंकि उतना पैसे हम लोग के पास नहीं थे। मतलब आने वाले दिनों में फिर चुनाव आपके सर पर है। पंचायत चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो अगर आप पुनः फिर आते हैं जीत करके, तो कौन सा ऐसा काम होगा जिसको सबसे ज़्यादा तरजीह देंगे आप? जी सर, अभी तो हम लोगों का मोटा मोटी देखिए, कुछ ये जो बाथरूम आया था सर गरीबों का, इसमें शौचालय, तो शौचालय में हम लोग का कुछ बढ़िया से काम होके अभी भी है, जिसमें हम लोग कुछ तो योजना बंद होने के बाद हम लोग का स्टार्ट हुआ जो बनाया लोग, क्योंकि प्रक्रिया इसमें ये था कि पहले बाथरूम बनाइए उसके बाद ही पैसा देंगे। तो बाथरूम बनाने का हम लोग स्टार्ट किए, लोगों से बात रखे। कुछ लोग बाथरूम बनाया था जिसमें पैसा मिला, और कुछ लोगों का अप्रूव होकर रह गया सर, अभी तक पैसा हम लोग को नहीं मिला है, जिसमें हम मेहनत करते हैं अभी। आपके यहाँ जल निकासी की भी समस्या आपके वार्ड में है सर? जल निकासी का समस्या है, जिसमें हम लोग मनरेगा से एक बार लिख के दिए थे हम लोग, तो इंजीनियर साहब आया, बोल रहा है कि ये कच्चा निकासी हो सकता है। तो कच्चा अगर हम लोग करेंगे तो पूरा ज़मीन का मतलब नहीं होने देगा सर, क्योंकि ज़मीन पूरा दह जाएगा उसमें कच्चा नाला में। तो हम लोग बोले थे कि पक्का बना दीजिए, क्योंकि नदी का धार है, नहीं तो पूरा बह जाएगा। वार्ड में चिकित्सा की क्या सुविधा है? चिकित्सा बहुत कमज़ोर है सर। बहुत कमज़ोर है जी। चिकित्सा के लिए हम लोगों को कभी कभी अगर रात में अगर हम लोग समस्या किसी पेशेंट को लेके यहाँ गए, तो अगर पेशेंट सीरियस हो तो यहाँ के लोकल डॉक्टर साहब नहीं देखना चाहते हैं, कि बोलता है कि भाई ये ज़्यादा ये है, आप लेके चले जाइए रायगंज। तो हम लोग को रायगंज जाना पड़ता है। यहाँ कोई चिकित्सा का वैसा खास भी नहीं है। जल नल योजना के तहत पूरे पंचायत में नल लगाया गया है। क्या सिचुएशन है उसका? पानी वगैरह जो है तो साफ आता है कि नहीं? नहीं सर, अभी हम लोग का स्टार्ट नहीं हुआ। आपके वार्ड में स्टार्ट नहीं हुआ अभी? सर, जिसमें जल नल योजना में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए घर घर पहुंचाने का, जिसमें हम लोग को ये बताया गया कि पाइप का एस्टीमेट यहाँ तक है, और मेरा वार्ड 2 गांव से पड़ता है सर, 3 गांव ही कहेंगे, यानी यहाँ से लेकर मेरा घर से लेकर आपको कमरुल पंचायत के सीमा पर जाना होगा। अच्छा। ऐसा लंबा है, तो इसमें हमको एक बोर्डिंग से नहीं होता है सर। एक बोर्डिंग हम लोग दिए हैं, जो बीच में दिए हैं हम लोग, तो मुश्किल से
कुछ करणपुर का अंश भी मेरा तरफ पड़ता है, जो वो लोगों को भी पानी देना पड़ा। और इधर मेरा गांव में टोला में कुछ आधा को दिए हैं, बाकी उस पार तो मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम मुखिया जी को बोले थे कि सर हमको एक बोर्डिंग का और ज़रूरत है, तो बोला हो जाएगा, अभी तक हो ही रहा है सर। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 5 साल का जो क्रियाकलाप रहा आपका, वो कैसा रहा? बस सर मैं अब इसमें क्या कहेंगे, मेरा जनता कहेगा। हमने कोशिश की है कि हर सुख दुख में लोगों का रहने का, और किसी भी योजना हो सर, हर योजना में हमने अपने जान से मेहनत किए हैं, कोशिश की है कि 100% पूरा काम हो। तो हुआ है सर, 95% तक मैंने काम किया है लोगों का प्रति। मुखिया से वार्ड मेंबर का तालमेल कैसा रहा 5 सालों में? मेरे साथ तो बहुत बढ़िया किया है। ऐसा कोई कभी हमको ये ऐसा कोई चीज़ का दबाव नहीं डाला है। अगर हमने उसको कहा है कि मुखिया जी फलाना का नाम की वजह से या किसी वजह से मेरा प्रधानमंत्री आवास में उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, तो उसमें मेरा मुखिया बहुत बढ़िया मदद किया है। कुल मिलाकर के ये है कि मुखिया बहुत कोऑपरेटिव है और विकास के लिए काफ़ी तत्पर रहता है मुखिया। जी सर, हम तो यही कहेंगे, हमको ऐसा ही नजर आया।